बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाजिर है खुशखबरी के साथ कि हमने एक नई लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया है जो कि MTH 5102 कैलकुलस 2 की सीरीज़ है। तो जिस तरह हमने कैलकुलस 1 यानी कि MTH 5101 की सीरीज़ को कंप्लीट किया है, इंशाल्लाह ताला इसमें भी हम जो है वो सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, सारे मॉड्यूल्स को, पूरा कोर्स हम अपलोड करेंगे ईजी वे में। तरतीब हमारी क्या हो, तरतीब ये होगी कि हम हर लेक्चर में 5 मॉड्यूल्स को इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे और आपने बेफ़िक्र हो के इस सीरीज़ को फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला हर चीज़ इसमें क्लियर करवाई जाएगी और कोई भी मॉड्यूल या कोई भी चीज़ जो है वो छोड़ी नहीं जाएगी। दूसरा ये है कि बेफ़िक्र हो के इसको आप फॉलो करें। अभी लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं, इंशाल्लाह ताला रेगुलरली जो है वो अपलोड होते रहेंगे। हमारे चैनल की यही ख़ासियत है कि हम जो सीरीज़ स्टार्ट करते हैं उसको हम पहले कंप्लीट करते हैं, जब तक साथ साथ LMS वाले लेक्चर्स अपलोड होते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। हमारी दूसरी सीरीज़ भी चल रही हैं, MTH 100 की, MTH 104 की सीरीज़ जारी है, पाक 522 की सीरीज़ है, फिज़िक्स 101 की सीरीज़ कंप्लीट है। तो इस तरह करके हमने 5 मैथमेटिक्स के अल्लाह के फजल से बहुत सारी सीरीज़ जो है वो कंप्लीट कर दी हैं और 3 सीरीज़ इस टाइम हमारी कंटिन्यू हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से आज का लेक्चर। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ये कोर्स किस बारे में है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये है कि दिस कोर्स इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ कोर्स कैलकुलस 1। तो कैलकुलस 1 का कोर्स हमने जहाँ पे छोड़ा था, इंटीग्रेशन पे छोड़ा था हमने, उससे आगे वहीं से ये कोर्स स्टार्ट होगा, उसकी ये कंटिन्यूएशन है। यानी कि जो टॉपिक्स हमारे वहाँ पे रह गए थे वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर कैलकुलस 3 की तरफ भी जाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में। इस कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो जो इंटीग्रेशन की बुनियाद है, जिस तरह के रीमान सम्स हैं, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ कैलकुलस जो हैं वो इसकी बुनियाद है। मीन वैल्यू थ्योरम जो डेफिनेट इंटीग्रल्स का है वो फाउंडेशन है इंटीग्रेशन की। वो सारी चीज़ें हम जो कि इंटीग्रेशन की बुनियाद है वो हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अप्लाई इंटीग्रल्स टू जियोमेट्री एंड फिज़िक्स। तो फिज़िक्स और ज्योमेट्री की फील्ड में जहाँ जहाँ पे इंटीग्रल्स, क्योंकि हमने एरियाज़ को कैलकुलेट करना होता है, डेफिनेट इंटीग्रल्स एरियाज़ को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ज्योमेट्री और फिज़िक्स में जो शेप्स होती हैं वहाँ पे एरियाज़ के जब रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं तो वहाँ पे हम इंटीग्रल्स को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए भी हम फिज़िक्स में करते हैं इस्तेमाल इंटीग्रेशन को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन टेक्निक्स। इंटीग्रेशन की टेक्निक्स को हम पढ़ेंगे, जिनमें हमारे पास होंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस को पढ़ेंगे। इसी तरह लास्ट पे हम जो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट जो है वो इंटीग्रेशन की टेक्निक्स इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 पे एक्सपोनेंशियल एंड हाइपरबोलिक सिस्टम्स। तो जितने भी हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, उनसे रिलेटेड जो भी सिस्टम्स हैं वो इंशाल्लाह ताला हम इस लेक्चर सीरीज़ में कवर करेंगे। उसके बाद हम इनफाइनाइट प्रोसेसेस पढ़ेंगे, ठीक है, जिनमें सीक्वेंस एंड सीरीज़ आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इनफाइनाइट होती हैं। कन्वर्जेंट टेस्ट, जिनमें रेशो टेस्ट, ठीक है, डी-एलम्बर्ट टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, इस तरह के जो टेस्ट होते हैं सीरीज़ को चेक करने के लिए, सीक्वेंस को, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। पावर सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, टेलर सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे और पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट पे जो हम ये जो पूरी सीरीज़ है, पूरी बुक है, ठीक है, लेक्चर सीरीज़ को हम कंक्लूड करेंगे कोनिक सेक्शन का थोड़ा सा पार्ट स्टडी करके। ठीक है, लास्ट पे हम क्या पढ़ेंगे, कोनिक सेक्शंस हम इंशाल्लाह ताला स्टडी करेंगे। तो चलिए यहाँ से लेक्चर्स का बाकायदा सिलेबस का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सिग्मा नोटेशन एंड प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे सिग्मा नोटेशन की हम देखते हैं कि ज़रूरत हमें क्यों पेश आई और ये कैसे काम करता है, और इसके रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो आर्किमिडस जो था, अर्शिमेदस, वो एरियाज़ के रिलेटेड जो शेप्स के एरियाज़ थे वो कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। तो जितनी भी ज्योमेट्री की शेप्स थी, जिस तरह के सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्राइएंगल है, स्क्वायर है, वो तो फार्मूलाज़ के ज़रिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जो कम्प्लेक्स शेप्स हैं, जो शेप्स मैंने बताई हैं ज्योमेट्री की, रेक्टेंगल, सर्कल, ये वो जो इनके रिलेटेड नहीं है, जो थोड़ी कम्प्लेक्स होती हैं, तो उनका जो एरियाज़ को कैलकुलेट करना है वो थोड़ा सा डिफरेंट काम है। तो उसके लिए वो क्या करता था, वो ये करता था कि उस शेप को क्या करता था, छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में चेंज कर लेता था। बाद में हर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करके सबको सम कर देता था। तो वो जो समेशन थी, जो सम करने का प्रोसेस था, वो इतनी सारी रेक्टेंगल्स का जो एरिया था सम करना, वो काफ़ी जो था मेहनत तलब काम था।
ठीक है। तो जिसकी वजह से फिर एक वो कंबाइन सम को लिखने के लिए एक नोटेशन जो है वो मुतारफ़ करवाई गई, जिसको सिग्मा नोटेशन कहते हैं। तो इसकी देखते हैं कि हमें ज़रूरत पेश क्यों आई कि अगर फ़र्ज़ करें आपने इंटीजर्स को ऐड करना है, 1 से लेकर 20 तक जो इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 5 अप टू 20 तक जो इंटीजर्स हैं, उनको अगर आपने ऐड करना है तो देखें हमने सिर्फ उनको लिखना है। तो एक तरीका तो ये है कि सब को आप लिखें इस तरह 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू सोर्स, इस तरह सारा करते करते आपने 20 तक 20 इंटीजर्स को प्लस लिखें। तो देखें कितना लंबा और चौड़ा काम है ये, ठीक है। ये तो मैंने 5 तक लिखा है तो मैं यहीं पे मतलब बस हो गया। तो 20 इंटीजर्स और साथ आपने प्लस लिखना है। तो देखें कितना लंबा काम है। एक तरीका फिर ये भी है कि आप सारे इंटीजर्स ना लिखें, बल्कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस सो ऑन चलते जाए, प्लस 19 + 20। इसका मतलब भी ये है कि आपने 20 इंटीजर पहले 20 इंटीजर्स को सम किया है। लेकिन ये भी थोड़ा सा मुश्किल काम है हमारे पास, ठीक है, इस तरह लिखना भी। तो ये बहुत ज़्यादा टीडियस काम है। तो सिग्मा नोटेशन का फिर जो है वो वहाँ पे अमल नज़र आया हमें कि सिग्मा नोटेशन को इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को आसान बना सकते हैं। तो देखें ये हमारी सिग्मा नोटेशन है, ये वाली जी, ये जो इस तरह करके इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा नोटेशन, ठीक है। देखें हमने क्या किया, आई सिग्मा नोटेशन डाल के हमने आई को 1 से स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आई = 1 का मतलब है कि आई जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर का मतलब होता है कि 20 तक जा रहा है। यानी कि यहाँ पे फिर हमने क्या लिख दिया है, जो जनरल टर्म है उसको हमने आई लिख दिया। इसको बोलते हैं जनरल टर्म। हम नेक्स्ट इसको डिफाइन करते हैं सिग्मा नोटेशन को। इस चीज़ को जनरल टर्म बोलते हैं। आई जो है यहाँ पे डमी इंडेक्स है, तो आई जो है वो 1 से स्टार्ट होता है और 20 तक जाता है। और सिग्मा नोटेशन का क्या मतलब है कि आपने जब पहला इंटीजर लिखना है 1 लिख के, सिग्मा का मतलब है कि आपने फिर प्लस डालना है। मतलब कि ये देखें, इसको आप इस तरह लिखेंगे कि आई की वैल्यू जब 1 होगी यहाँ पे, तो आई की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। फिर आपने सिग्मा की वजह से दरमियान में प्लस डालना है, ठीक है। फिर आपने आई की वैल्यू 2 देनी है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर सिग्मा की वजह से यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। तो इस तरह करते करते आपने 20 तक जाना है। ये देखें लास्ट टर्म इसकी 20 है, ठीक है। तो होप्स हो कि इसका आइडिया थोड़ा सा आपको आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल फॉर्म, देखते हैं सिग्मा नोटेशन की, कि ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे ये जो आई है, जो है आई है वो डमी इंडेक्स है, डमी वेरिएबल है, ठीक है। ये कुछ भी के भी हो सकता है, जे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इससे आपने नहीं घबराना, ठीक है। आई की जगह पे जे भी हो सकता है, के भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये डमी वेरिएबल है ना। तो डमी का मतलब है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर आई जो है वो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 इसकी पहली टर्म है और n तक जाएगा, n इसकी लास्ट टर्म है। इसका मतलब ये है कि हमने ये जो है ए आई, इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म, ठीक है। आई जो है देखें, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेकर n तक जा रही है और ये जनरल टर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आई की वैल्यू 1 डालेंगे तो आई 1 हुआ तो ए 1 आ गया, ठीक है। आई 1 हुआ तो ए कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरह आई 2 हुआ तो ए 2 आ गया। तो ये किस तरह का सीरीज़ होगी हमारे पास, A1 + A2 + A3 + सो ऑन an तक चलती जाएगी, क्योंकि हमारी लास्ट टर्म क्या है, an। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि देखें आई हमारा सिग्मा नोटेशन में आई हमारा 1 से लेकर 5 तक है। तो ai जनरल टर्म क्या है, ai। तो आई की पहली वैल्यू लें 1 तो a1 आ गया। फिर सिग्मा की वजह से प्लस आया, आई की दूसरी वैल्यू 2 लें तो 2 आ गया। तो हमने 5 तक जाना है। तो देखें a1 + a2 + a3 + a4 + a5, 5 तक जाके ये हमारी सिग्मा नोटेशन की जो ये खोलने की है वो ख़त्म हो जाएगी। तो देखें 5 लास्ट टर्म थी, तो हमने 5 तक लास्ट टर्म इसको लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि राइट इन सिग्मा नोटेशन एंड एवेलुएट द सम ऑफ टर्म्स। ये हमारे पास 4 की पावर आई एक जनरल टर्म दे दी गई है और आई की वैल्यू हमारी 1 2 3 4 5 6 है। तो हमने इसको सिग्मा नोटेशन में लिखना है और उसको खोल के भी लिखना है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हमने सिग्मा नोटेशन डाला, जनरल टर्म की जगह पे हमने ये जनरल टर्म लिख दी। ये देखें 4 की पावर आई और आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 6 तक। तो आई बराबर आ जाएगा 1 से लेकर ऊपर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लास्ट टर्म कितनी है, 6। तो देखें आई की वैल्यू 1 रखी तो 4 की पावर 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। आपने जो आई की वैल्यू है जहाँ पे आई होगा जनरल टर्म में आपने वहाँ पे रखनी है सिर्फ। तो आई की वैल्यू 2 रखी तो 4 का स्क्वायर, आई की वैल्यू 3 रखी तो 4 की पावर 3, इसी तरह करते जाएं तो प्लस 4 की पावर 6। सिग्मा की वजह से आपने हर टर्म के दरमियान प्लस ज़रूर डालना है, क्योंकि सिग्मा का मतलब ही सम अप है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि राइट द सम इन सिग्मा फॉर्म 1+1/4। ठीक है, ये जो 1 है ना, आप इसको 1 को भी 1/1 कर लें आसानी के लिए। ठीक है, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 1/1 इसको लिख लें, 1+4 1/4 1/9 1/16 1/25। तो अगर आप गौर करें इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है कि आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर 5 तक जाएगी, क्योंकि हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 5। तो देखें अगर आप इस पे गौर करें तो ये नीचे बटे में क्या है, ये स्केयर्स की स्केयर्स की तरह की चीज़ है। तो देखें 1 का स्केयर तो 1 ही होता है, 2 का स्केयर क्या हो गया 4, 3 का स्केयर 9, 16, 4 का स्केयर 16, 25, 5 का स्केयर। तो देखें हमने सिग्मा नोटेशन लिखी, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई। ठीक है, क्योंकि पहली टर्म जो है मतलब कि 5 टर्म में है ना, तो आई हमारा पहले 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि देखें जब 1 का स्केयर नीचे रखेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, और जो जनरल टर्म होगी इसकी वो मेरे दोस्त वो होगी 1/आई स्केयर। देखें आई स्केयर क्यों आया, क्योंकि हर जो नीचे वाला नंबर है वो स्केयर की वजह से आ रहा है। तो आई का स्केयर करते जाएं, नीचे वाले नंबर मिलते जाएंगे। पहला आई की वैल्यू 1 थी, तो 1 की वजह पे आई का स्केयर 1 आया, तो ये 1/1 या सिर्फ 1 आ गया। फिर 2 रखी तो 2 का स्केयर 1/4, ये 1 तो ऊपर वैसे ही चलता जाएगा। तो इस तरह करके हमने देखे इसको सिग्मा नोटेशन में भी लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कांस्टेंट वाली। तो देखें सिग्मा नोटेशन है आई इज इक्वल टू 1 से n, और साथ कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है। सिग्मा के साथ कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, कोई जनरल टर्म नहीं लिखी हुई बल्कि कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो आपने सिंपल इसको सॉल्व कैसे करना है कि ये जो लास्ट टर्म होती है ना n, वो लिखें, और जो भी कांस्टेंट होगा n को c से ज़रब दे दें। यानी अगर फ़र्ज़ करें ऊपर हमारे पास ये इसकी एग्जाम्पल है कि आई इज इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक है, और कांस्टेंट की जगह पे ये देखें 4 है, कांस्टेंट 4। ठीक है, 4 क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए आपने n लिखना था ना, तो n की जगह पे यहाँ पे क्या है 6, तो 6 × 4 ये वाला कांस्टेंट, तो ये 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी ये प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर जनरल टर्म के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपल आपने क्या करना है कि उसको सिग्मा नोटेशन से बाहर निकाल लेना है। देखें सी कांस्टेंट था, ए आई जनरल टर्म थी, तो सी को आपने बाहर पहले निकाल के फिर पहले ये वाला नोटेशन है आप हल करें, यानी कि जनरल टर्म वाला। ठीक है, फिर बाद में सी को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर सी किसी जनरल टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लें और ये इस सिग्मा को आपने हल कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर दो जनरल टर्म्स आपस में जमा हो रही हैं और एक ही सिग्मा नोटेशन है, तो दोनों पे सिग्मा नोटेशन अलग-अलग डिवाइड हो जाएगा। तो देखें पहले ए आई पे ये वाला सिग्मा नोटेशन, दरमियान में प्लस था तो प्लस आ गया, तो देखें दूसरी पे ये सिग्मा नोटेशन चला गया। ठीक है, इसी तरह ये माइनस के लिए भी ट्रू है कि अगर दो जनरल टर्म्स माइनस हो रही हैं और एक सिग्मा नोटेशन है, तो वो पहली पे भी चला जाएगा, दरमियान में माइनस आएगा, वो दूसरी पे भी वही चला जाएगा, और उनको आप अलग-अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है समेशन। ठीक है, सिग्मा को समेशन भी बोलते हैं, आपने याद रखना है। समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई बराबर ये देखें अगर आपके पास कोई इंटीजर m है जो कि इस 1 से लेकर n के दरमियान है, यानी देखिए हमारा वैसे तो जो टर्म्स थी वो 1 से लेकर n तक थी, तो हम इसको कोई 1 और n के दरमियान कोई नंबर m लेकर हम क्या करेंगे कि उसको दो सिग्मा नोटेशन में स्प्लिट कर सकते हैं। यानी कि एक हम क्या करेंगे i 1 से लेकर m तक ले जाएंगे, और m क्या है यहाँ पर, m कोई नंबर है 1 और n के दरमियान। ठीक है, यानी 1 से लेकर n तक जो थे वो हमारे असल नंबर थे, और 1 और n के दरमियान हमने एक ऐसा नंबर m ले लिया। तो देखें हमने एक सिग्मा नोटेशन, हमने सिंगल सिग्मा नोटेशन को डबल में करना है। ठीक है, तो देखें एक सिग्मा नोटेशन हमने 1 से लेकर m तक कर ली, साथ ही ये वाला आ गया, दरमियान में प्लस। फिर आपने जो अगला सिग्मा नोटेशन है वो आपने नेक्स्ट इंटीजर से स्टार्ट करना है। देखें यहाँ पे इंटीजर m था, तो m से अगला इंटीजर क्या होगा, m+1 होगा। तो आपने अगला समेशन जो है वो i इज इक्वल टू m+1 से स्टार्ट करके लास्ट इंटीजर n तक ले जाना है। तो जहाँ पे हमारा m जो है वो क्या है, वो 1 और n के दरमियान कोई इंटीजर है। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें i हमारा 1 से 6 तक है ai, तो हमने 1 और 6 के दरमियान कोई इंटीजर फ़र्ज़ करें m की जगह पे क्या ले लिया, 4 ले लिया। तो 4 ले लिया, तो हमारा देखेंगे पहला जो सम होगा वो क्या होगा, i इज इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक, जो m की हमने 4 ले ली ना वैल्यू, साथ ही आई प्लस अब 4 से नेक्स्ट इंटीजर क्या है 5, तो i हमारा नेक्स्ट हमारा जो सिग्मा होगा वो 5 से स्टार्ट होकर 6 तक चला जाएगा, और साथ ai आ जाएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, ये आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं सिग्मा के रिलेटेड वो हम पढ़ते हैं कि अगर आपने पहले एन इंटीजर्स को सम करना है, एन आपका कुछ भी हो सकता है, एन आप 10 ले लें, 15 ले लें, 20 ले लें, 100 ले लें, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें आपने पहले 100 इंटीजर को सम करना है। ये देखें, पहले आपने अगर आपने 100 इंटीजर को सम करना है ना, तो आई की वैल्यू आपकी 1 से लेकर 100 तक चली जाएगी, यानी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। आपने 200 इंटीजर को सम करना है तो आई की वैल्यू 1 से लेकर 200 तक चली जाएगी। तो देखिए आपने सिंपल क्या करना है कि इस फार्मूले में जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे अगर आपने 100 का सम करना है तो 100 पुट करें, यहाँ पे भी 100 करें, प्लस 1/2 इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो आपके पास वो पहले 100 इंटीजर का सम आ जाएगा। तो देखें आप गौर करें कि अगर आपने यही 100 इंटीजर्स का सम सिंगल सिंगल करते, ठीक है, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह करके 100 तक आप करते तो ये तो बहुत लंबा काम हो जाना था। तो देखें इस फार्मूले की मदद से सिंपल आपने जितने इंटीजर्स का सम करना है वो n की वैल्यू पुट करें तो आपको ये सम दे देगा, ठीक है। फिर अगर आपने पहले 100 इंटीजर्स के स्क्वायर का सम करना है, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह के इंटीजर्स का सम करना है, यानी कि हर इंटीजर के स्क्वायर का सम करना है। ये देखें आई स्क्वायर का क्या मतलब है कि हर इंटीजर का स्क्वायर, तो सिग्मा का मतलब ये है कि आप हर इंटीजर के स्क्वायर का सम कर रहे हैं। तो उसके लिए आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है कि अगर आपके पास पहले 100 इंटीजर्स के स्क्वायर का सम आपने करना है, यहाँ पे देखें स्क्वायर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर का सम के लिए ये फार्मूला पहले 100 का करना है, तो n की जगह पे आपने 100 पुट करके फार्मूला एवेलुएट करें तो आपको ईजिली चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट है कि अगर आपने पहले 100 या पहले n इंटीजर्स के क्यूब्स का सम करना है, यानी पावर 3 का, इस तरह के 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस सो ऑन, पहले 100 इंटीजर्स का या पहले n इंटीजर्स का सम करना है तो n की वैल्यू अगर आपने 100 लेनी है तो n की वैल्यू यहाँ पे 100 करके ये वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करें। और ये तीनों फार्मूले जो हैं वो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनको बाई हार्ट याद करना है ताकि ये आपको MCQs में ना भूलें। नेक्स्ट हम चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ कि एवेलुएट k = 1। देखें अब i की जगह पे k आ गया, तो मैंने आपको बोला था ना कि i जो है वो डमी इंडेक्स है, तो डमी के लिए k भी हो सकता है, j भी हो सकता है, कुछ भी आपने घबराना नहीं है, आपने बाकी तरीका वही लगाना है, प्रॉपर्टीज़ वही इस्तेमाल करनी। k हमारा 1 से लेकर 50 तक, और देखें जो इंडेक्स यहाँ पे इस्तेमाल होगा फिर वही चीज़ जनरल टर्म में भी आएगी। वहाँ पे हम i इस्तेमाल कर रहे थे तो जनरल टर्म में भी i इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। ये आपने चीज़ याद रखनी है। तो देखें यहाँ पे हमने क्या करना है कि दो टर्म्स आपस में सम हो रही हैं, तो सबसे पहले ये समेशन 2k पे भी चला जाएगा और 1 पे भी चला जाएगा ये समेशन। और फिर एक प्रॉपर्टी थी कि अगर कांस्टेंट साथ आ जाता है, 2 यहाँ पे कांस्टेंट है ना, तो वो हमने समेशन से बाहर निकाल लिया, हमने 1-2 स्टेप इकट्ठे कर लिए, ठीक है। पहले हमने ये जो समेशन थी 2k पे अप्लाई की, दरमियान में प्लस डाला, फिर ये 1 पे अप्लाई हुई, फिर 2 जो है ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को समेशन से बाहर निकाला। अब आप इसको सम कर सकते हैं। देखें अब ये पहले 50 इंटीजर्स का सम है, अगर आप इस पर गौर करें ना तो यहाँ वहाँ पे तो हमने सिर्फ i पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे देखें k = 1 से लेकर 50 तक है, और k की वैल्यू जनरल टर्म क्या है k, यानी k हमारा क्या है 1 से लेकर 50 तक इंटीजर्स को सम कर रहे हैं, ठीक है। k और i से आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप चाहे यहाँ पे k लिख लें चाहे i लिख लें, वो एक ही बात है। तो देखें हमारा ये वाला फार्मूला बन रहा है, ये वाला पहले वाला, सिर्फ i की जगह पे उन्होंने k इस्तेमाल किया और n की जगह पे हमें कितने इंटीजर दे दिए 50। तो देखें इस फार्मूले में आपने 50, ये 2 वैसे ही आ गया, इसमें 50 रखें n की जगह पे, तो ये हमने ये सॉल्व किया। प्लस इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अगर साथ कांस्टेंट है समेशन के साथ, तो ये वाली ऊपर वाली टर्म लिखें n की वैल्यू और इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2550 आएगा, इसको 50, तो ये 2600 आंसर आपका फाइनल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि सम ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म्स फाइंड। तो देखें यहाँ पे डमी इंडेक्स हमारा m आ गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें k दें m दें, हमें कोई इशू नहीं है। तो m = 1 से लेकर 10 तक है, m² - 4m, तो पहले ये वाला समेशन m² पे जाएगा, दरमियान में माइनस आएगा, फिर ये वाला समेशन 4m पे जाएगा, और 4 यहाँ पे कांस्टेंट है, 4 यहाँ पे समेशन से बाहर आ गया, ठीक है। तो देखें अब ये वाला फार्मूला जो है m², इसका मतलब ये है कि पहले 10 इंटीजर्स के स्क्वायर्स का सम है। m² का क्या मतलब है कि 1 से लेकर 10 तक इंटीजर्स हैं और उनके स्क्वायर्स का सम है, तो स्क्वायर्स के सम के लिए हम ये वाला फार्मूला, ये देखें i² वाला, यहाँ पे सिर्फ m है, यहाँ पे i² है, तो देखें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। इसमें जो वैल्यू है m की वो 10 पुट कर दें, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे m की वैल्यू 10 पुट कर दें। तो देखें यहाँ पे n की जगह पे 10 आ गया, n + 1 10 + 1 11, 20 + 1 21, और नीचे 6 आ गया।
-4 और ये पहले 10 इंटीजर्स का सम है। इसके लिए पहले वाला ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें 1 से लेकर 10 तक। तो देखें ये वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल किया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो फाइनल आंसर हमारा 165 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने एक्चुअल प्रॉब्लम की तरफ कि हमने एरियाज़ को कैसे अप्रॉक्सीमेट करना है, कि अगर हमें कोई एरिया दिया गया हो अंडर द कर्व, वो हमने कैसे एरिया कैलकुलेट करना है। तो वो हम चलते हैं इसकी तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक है, कंसीडर अ कंटिन्यूस नॉन नेगेटिव फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑन ए कोमा बी। एक हमारे पास फंक्शन होगा जो कि कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस का क्या मतलब है कि उसमें कोई जंप्स, कोई ब्रेक्स नहीं होते, हर पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू मिलती है, तो वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है। नॉन नेगेटिव भी है। नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है कि उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इंटरवल हमारा क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी, ठीक है। हमारा इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी, ठीक है। वी वांट टू अप्रॉक्सीमेट एरिया ए बाउंडेड बाई एफ ऑफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। तो देखें मैं आपको यहाँ से पिक्चर से दिखाता हूँ कि पिक्चर में हमारी क्या सिचुएशन है कि ये देखें हमारा ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा ए से लेकर बी तक इंटरवल है, ए से लेकर बी तक, और ये हमारा फंक्शन है जो कंटिन्यूस भी है, नॉन नेगेटिव भी है, ठीक है। ये देखें इंटरवल क्या है, ए से लेकर बी तक। तो हमने ये जो एरिया, ये जिसको मैं लाइनें लगा रहा हूँ, ये वाला एरिया, और ये जो एक्स एक्सिस के दरमियान जिसको मैंने ए लिखा है, ये सारा एरिया जिसको मैं शेड अब कर रहा हूँ, हमने ये वाला एरिया अप्रॉक्सीमेट करना है या कैलकुलेट करना है। ये हमारा प्रॉब्लम है, यानी कि जो एरिया फंक्शन और एक्स एक्सिस के दरमियान बाउंड है, जिसको मैंने ए बोला है और जिसको शेड कर किया है मैंने, इसको हमने क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट करना है। तो इसके लिए जो हम टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, टेक्निक ये होगी कि ये जो एरिया है ये किसी ज्योमेट्रिक की शेप से नहीं मिलता, ना कोई सर्कल का एरिया है, ना कोई रेक्टेंगल का एरिया है, ना कोई स्क्वायर का एरिया है ये वाला। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे एरिया को, जो ए से लेकर बी तक एरिया है, हम इसको छोटी छोटी स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। और हर रेक्टेंगल की जो विड्थ होगी, यानी कि जो उसकी चौड़ाई होगी, ये एक रेक्टेंगल है ना ये वाली, तो ये नीचे जो होती है ये इसकी विड्थ होती है, और ये वाली इसकी क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है। और विड्थ हर रेक्टेंगल की हम क्या लेंगे, डेल्टा एक्स लेंगे। हर रेक्टेंगल की जो विड्थ होगी वो डेल्टा एक्स होगी। तो ए से लेकर बी तक जितना हमारा एरिया है ये वाला, उसको हम छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में चेंज कर देंगे। तो देखें ये पिक्चर में, इसमें हमने क्या किया कि ये हमारा छोटे छोटे रेक्टेंगल में हमने इसको चेंज कर लिया, ठीक है। हर रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो डेल्टा एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारा पहला पॉइंट है ए, जिसको हमने एक्स नॉट भी बोला है, और ये हमारा फाइनल पॉइंट है बी, जिसको हमने एक्स एन बोला है। हमने क्या किया कि ये जो इंटरवल था उसको भी हमने, जब हमने इसको रेक्टेंगल्स में चेंज किया, तो साथ ही ये वाला जो नीचे वाला एरिया है, ये वाली जो लाइन है, ये छोटे छोटे सब इंटरवल में चेंज हो गई। तो देखें पहला इंटरवल हमारा क्या बना, एक्स नॉट से लेकर एक्स वन तक, दूसरा एक्स वन से लेकर एक्स टू तक, तीसरा एक्स टू से लेकर चलते चलते एक्स थ्री तक, फिर इस तरह चलते 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 हमारा कहीं पे एक्स एन माइनस वन होगा, फिर लास्ट वाला जो होगा पॉइंट वो एक्स एन होगा। तो इसके लिए हम जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे एरिया को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए, वो लेफ्ट हैंड पॉइंट्स भी लेंगे हम इसके, और राइट हैंड पॉइंट्स को लेकर इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे। तो देखें ये जो विड्थ है वो, फिर हम क्या करेंगे, हम जो रेक्टेंगल का एरिया है ना उनको अप्रॉक्सीमेट करेंगे, सब रेक्टेंगल्स के एरिया को हम सम कर लेंगे। तो देखें एरिया, अब हम क्या करें, फिलहाल एल एन का क्या मतलब है कि हम लेफ्ट हैंड पॉइंट्स ले रहे हैं, हर रेक्टेंगल का लेफ्ट वाला हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। तो देखें एल एन से मतलब है कि एरिया रेक्टेंगल्स का कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन कौन से हैंड पॉइंट्स लेकर, लेफ्ट हैंड पॉइंट्स लेकर। तो देखें लेफ्ट हैंड पॉइंट्स पहले नंबर पर ये है, इस रेक्टेंगल का, ये वाली जो रेक्टेंगल है ये वाली, इसका ये वाला लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो एक्स नाट यहाँ से पॉइंट क्या आ गया, एक्स नाट। तो देखें इसकी विड्थ तो मैंने डेल्टा एक्स, जो रेक्टेंगल होती है ना उसका एरिया होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है, डेल्टा एक्स। तो देखें मैंने डेल्टा एक्स लिख लिया पहली रेक्टेंगल के लिए। फिर इसकी जो लंबाई हमें मिलती है वो मिलती है फंक्शनल वैल्यू से, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये लेफ्ट वाला पॉइंट, अगर हम लेफ्ट वाले पॉइंट्स ले रहे हैं तो लेफ्ट वाला पॉइंट आप फंक्शन में पुट करें तो आपको उसकी ये वाली हाइट मिल जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो देखें मैंने एक्स नाट को फंक्शन में पुट किया तो हमें एफ ऑफ एक्स नाट मिलगा, ठीक है। तो देखें ये वाली इसकी क्या आ गई, लंबाई आ गई। अब प्लस अगली रेक्टेंगल पे चलते हैं, ये वाली हमारी दूसरी रेक्टेंगल, ये जिसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसका लेफ्ट हैंड पॉइंट एक्स वन है और इसकी जो विड्थ है वो तो डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा एक्स लंबाई, डेल्टा एक्स चौड़ाई ज़रबे लंबाई, लंबाई कहाँ पे मिलेगी, फंक्शन में पॉइंट पुट करें तो फंक्शन में आप पॉइंट एक्स वन पुट करें तो एफ ऑफ एक्स वन पुट कर दिया, ठीक है। प्लस सो ऑन चलते जाएं। ये लास्ट रेक्टेंगल है, ये वाली, ये लास्ट रेक्टेंगल है, इसका लेफ्ट हैंड पॉइंट ये है जिसको हमने एक्स एन माइनस वन बोला है, ठीक है। तो लास्ट पे ये एफ ऑफ एक्स एन माइन, यानी फंक्शन में हमने पॉइंट पुट किया तो हमें लंबाई ये वाली लंबाई मिल गई, और साथ डेल्टा एक्स तो सबकी सेम है,
विड्थ सबकी सेम है डेल्टा एक्स, ठीक है। तो देखें इसको अब हमने समेशन फॉर्म में अगर लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगी आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाएगी, क्योंकि देखें जब हम यहाँ पे आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 x0 बनेगा, 1 - 1 x0। तो ये पहला वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा, साथ डेल्टा एक्स तो हमें हर एक के साथ मिलेगा। जब आप आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 x1 मिलेगा, x1 f ऑफ x1, ठीक है। तो इस तरह करके जब लास्ट पॉइंट पे आप यहाँ पे n पुट करेंगे, जब आप यहाँ पे n पुट करेंगे, यहाँ पे i की जगह पे n पुट करेंगे तो xn - 1 ये वाला पॉइंट f ऑफ xn - 1 ये मिलेगा। और अगर आपने रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो फाइंड आउट करनी है तो दो जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं x और a और b दिए गए हैं, b को a में से माइनस करें और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो n को उस तरफ ले जाएं और डेल्टा x को नीचे। ये आपने फार्मूला याद रखना है कि डेल्टा x इसके बराबर है। इससे आप रेक्टेंगल की चौड़ाई और रेक्टेंगल की तादाद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हमने n उस तरफ ले जाएं और डेल्टा एक्स नीचे ले जाएं, ठीक है। अब हम यही काम जो है वो राइट हैंड पॉइंट्स लेकर करेंगे। तो राइट हैंड पॉइंट पहला क्या है, ये देखें ये वाली रेक्टेंगल जो है इसका राइट हैंड पॉइंट x1 है, तो सिंपल आपने f ऑफ x1 लिख देना है। एरिया राइट हैंड पॉइंट्स लेकर, आर एन का मतलब है राइट हैंड पॉइंट्स लेकर। ये जो रेक्टेंगल है ये वाली इसका एंड पॉइंट है x2 राइट। तो देखें f ऑफ x2 डेल्टा एक्स तो सेम है सबके लिए, ठीक है, सबकी सेम है। तो यहाँ पे चलते जाएं, यहाँ पे जो लास्ट एंड पॉइंट है राइट एंड पॉइंट ये वाला, इसको हमने xn बोला था, xn आखिरी पॉइंट को xn बोला था। तो देखें f ऑफ xn डेल्टा x, और इसको जब हम कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे, समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास f ऑफ xi साथ डेल्टा x आ जाएगा, जिस तरह हमने ये लिखी थी। अब आप इसमें i की वैल्यू 1 पुट करें तो ये पहला पॉइंट मिल जाएगा, 2 पुट करें तो ये पॉइंट मिलेगा, प्लस साथ में समेशन की वजह से आता जाएगा, n पुट करें तो ये वाला पॉइंट लास्ट वाला मिल जाएगा। नेक्स्ट इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने दोनों एंड पॉइंट्स लेफ्ट और राइट दोनों को इस्तेमाल करके इसका एरिया अप्रॉक्सीमेट करना है, और इंटरवल हमारा 0 से लेकर 2 तक है, जो a की वैल्यू हमारे पास 0 है, b की वैल्यू 2 है, और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमने कितनी बनानी है, 4 बनानी है, ठीक है। तो ये देखें ये हमारा एक फंक्शन था, ठीक है, पैराबोलिक फंक्शन है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इसका पैराबोला ग्राफ बनता है इस तरह करके, ठीक है। तो हमने इसको 4 रेक्टेंगल्स में 1 2 3 4 रेक्टेंगल्स में तोड़ लिया। इंटरवल हमारा 0 से लेकर 2 तक था, ठीक है। तो ये देखें ये पहला एंड पॉइंट, ठीक है, ये इसका पहले हम देखते हैं कि डेल्टा एक्स की क्या वैल्यू है। डेल्टा एक्स का मैंने फार्मूला बताया था b माइनस ए, बी की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 0 है, तो नीचे n की वैल्यू 4 है, तो ये 0.5 आ गया। अब हम इसको सब इंटरवल में, जब हमने इसको रेक्टेंगल्स में चेंज किया तो इसके सब इंटरवल्स भी बन गए। तो पहला सब इंटरवल 0 से लेकर 0.5 तक ये आ गया, दूसरा 0.5 से लेकर 1 तक ये आ गया, तीसरा 1 से लेकर 1.5 तक ये आ गया, चौथा 1.5 ये यहाँ से लेकर 2 तक चला गया, ठीक है, और 2 हमारा लास्ट पॉइंट था। अब हम क्या करेंगे कि हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड पॉइंट्स थे उन पर क्या करेंगे, वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो देखें ये लेफ्ट हैंड पॉइंट्स हैं, जो इंटरवल्स हैं उनकी लेफ्ट साइड पे हैं, वो हमारे लेफ्ट हैंड पॉइंट्स हैं। तो देखें पहले f ऑफ 0 पुट करेंगे तो यहाँ से ग्राफ से वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी, यानी इसकी हाइट, पहली रेक्टेंगल की हाइट कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। 0.5 फंक्शन में पुट करेंगे तो 1.25, वो यहाँ पे कहीं 1 से थोड़ा सा ऊपर हमारी हाइट बनेगी, ठीक है, तो वो हमें 1.25, ठीक है। ये इमेज थोड़ी सी क्लियर नहीं है, आपने सिर्फ आइडिया लेना है जस्ट। अगर आप इसको सही तरीके से बनाएंगे पॉइंट्स को इस्तेमाल करके तो आपको एग्जैक्टली ये f ऑफ 0 जो है वो 1 पे मिलेगा, जो y एक्सिस पे। हमने जो हाइट लेनी होती है वो y एक्सिस पे, यानी कि फंक्शन में वो पॉइंट लेफ्ट पॉइंट, पहले हम लेफ्ट पॉइंट ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड पॉइंट ये 0 था तो 1 मिला हमें, 0.5 था तो 1.25 मिला, फिर 1 पुट किया तो 2 मिल गया, 1.5 पुट किया तो 3.25। यहाँ पे कहीं लास्ट जो रेक्टेंगल है उसकी हाइट कितनी है, 3.25। ये थोड़ी सी क्लियर इमेज नहीं बनी मैं आपको, ठीक है। अगर ये क्लियर होती तो ये वाली रेक्टेंगल जो थी इसकी हाइट 3.25 होनी थी, ये वाली लास्ट रेक्टेंगल है, इसकी हाइट जो उससे पिछली रेक्टेंगल है उसकी हाइट 2 होनी थी, और इससे पिछली ये वाली जो रेक्टेंगल है 1.25। इस तरह करके हम ये हाइट्स फाइंड आउट, मैंने आपको बताया था ना कि जब आप पॉइंट फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको हाइट्स मिलेंगी रेक्टेंगल की, और विड्थ तो हमें पता है डेल्टा एक्स 0.5 हमने सबके लिए निकाल दिए। अब आपने क्या करना है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा पहला x0 है, फिर x1, फिर x2, x3, ठीक है, ये हमने ये कैलकुलेट कर लिए हैं। ये देखें f ऑफ x0 की जगह पे हमने 1
तो 1 आ गया, 0.5 तो डेल्टा एक्स आ गया। एफ ऑफ एक्स 1 0.5 था तो उसकी जगह पे 1.25 निकाला तो वो ज़रब दे रहे हैं 0.5 से। इस तरह करके हमने ये लेफ्ट हैंड पॉइंट्स इस्तेमाल करके इसका एरिया 3.75 आ गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि जो राइट हैंड पॉइंट थे ये अब ये 0.5 इंटरवल का राइट हैंड पॉइंट है, ये 1 है, ये 1.5 है और ये 2 है। इन सब पे आपने फंक्शन की वैल्यूज़ कैलकुलेट की। ये देखें यहाँ पे 0.5 पे 1.25, 1 पे 2, 1.5 पे 3.25, एफ ऑफ 2 पे 5 आ गया। तो देखें हमने क्या किया, यहाँ पे राइट हैंड पॉइंट्स को इस्तेमाल करें। एफ ऑफ एक्स 1, ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा एफ ऑफ एक्स नाट है। ये पहला पॉइंट क्या होता है जिसको हम ए भी बोलते हैं, वो एक्स नाट होता है, दूसरा एक्स 1 होता है। तो देखें हमने इस रेक्टेंगल को लिया है ना, ये वाली रेक्टेंगल, तो इसका लेफ्ट तो एक्स नाट था लेकिन राइट हम ले रहे हैं तो एक्स 1 आ जाएगा। इसका फिर आ जाएगा एक्स 2 राइट। ये देखें ये रेक्टेंगल जब हम ली तो ये एक्स 1 था तो ये वाला एक्स 2 आ जाएगा। ये वाली है तो ये x3 आ जाएगा, ये x4 आ जाएगा। इस तरह करके ये देखें हमने x3, x4, x2, x1 ये राइट हैंड पॉइंट्स लेकर डेल्टा x की वैल्यूज़ पुट की और जो फंक्शन की वैल्यूज़ हमने राइट हैंड पॉइंट्स पे निकाली थी वो हमने पुट करके सबको सम किया तो 5.75 आ गया। अब हम एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं एरियाज़ को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए, वो है रीमान सम्स। रीमान सम्स के ज़रिए हम एरियाज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में एक फंक्शन है ए से लेकर बी तक। ये देखें ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये वाला एफ ऑफ एक्स हमारा ये वाला इस तरह करके ये यहाँ तक हमारा ये फंक्शन है जिसको मैंने हाईलाइट किया और ये हमने इसको बी पॉइंट से मिला दिया और यहाँ से ए पॉइंट से। तो हमने इसका एरिया अप्रॉक्सीमेट करना है। हम क्या करेंगे कि जो इंटरवल है ए से लेकर बी तक उसके दरमियान हम क्या करेंगे n-1 पॉइंट्स चूज़ करेंगे, यानी कि इंटरवल को हम सब इंटरवल्स में तोड़ देंगे, मज़ीद छोटे छोटे पॉइंट उसको करेंगे। तो देखें ए हमारा ए को हम क्या बोलते हैं एक्स नाट, पहले पॉइंट को हम एक्स नाट बोलते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमने कोई x1 ले लिया, तीसरा पॉइंट x2 ले लिया। इस तरह चलते चलते जाएं, यहाँ पे कोई xn-1 होगा और लास्ट पॉइंट हमारा क्या होगा xn जिसको हम b बोलते हैं। तो हमने a और b के दरमियान क्या किया कि x1, x2, x3 अप सो ऑन xn-1 तक पॉइंट्स ले लिए और ये कितने पॉइंट्स हैं n-1 पॉइंट्स हैं। और ये कैसे पॉइंट्स हैं, ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि a को हमने किसके बराबर बोल देते हैं x नाट के बराबर, a हमारा x नाट के बराबर होता है और b हमारा xn के बराबर। तो x नाट जो है वो x1 से छोटा है, देखे ना कि ये पहला पॉइंट जो है वो x1 से छोटा होगा, दूसरा पॉइंट x2 से छोटा होगा, तीसरा पॉइंट x3 से, इस तरह करके यानी पहला x नाट से छोटा, दूसरा x1 से छोटा, तीसरा x2, ठीक है, इस तरह करके यानी कि जो पहला पॉइंट है वो x नाट है वो x1 से छोटा है, x1 x2 से छोटा है। इस तरह चलते जाएं तो xn-1 xn से छोटा है जो कि b के बराबर है, ठीक है। इस तरह करके हमने एक पॉइंट्स को डिफाइन किया है a और b के दरमियान और हमने क्या किया है ये सेट बना दिया है। ये सारे पॉइंट्स का एक सेट जब हमने बना दिया तो हमने उसको पार्टीशन बोल दिया है a और b की। जो हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल a, b था जिसकी हमने पार्टीशन की है, जिसको हमने डिफरेंट पॉइंट्स में चेंज किया है, डिवाइड किया है, उसके तमाम एलिमेंट्स को एक सेट में बंद किया। देखे ना क्या कौन से एलिमेंट्स बनते थे, एक्स नाट पहला एलिमेंट, फिर x1, x2, xn-1 xn, ठीक है। तो इनको हमने एक पार्टीशन में बंद करके एक सेट बना दिया। तो इसके जब सेट्स सब इंटरवल्स बनाएंगे तो पहला सब इंटरवल x नाट x1 बनेगा, फिर x1 x2 बनेगा, x2 x3 बनेगा, इस तरह करके सो ऑन xn-1 xn बनेगा। अब हम इसके दरमियान में कोई के इंटरवल होगा, केथ सब इंटरवल, यानी कि ये इंटरवल्स हमारे n तक है ना, तो इनके दरमियान हमने कोई नंबर k लेकर केथ सब इंटरवल को डिफाइन किया है। और वो किस तरह डिफाइन किया है, केथ सब इंटरवल हमारा इस तरह का है कि उसमें हमारा जो सब इंटरवल होगा वो कैसा होगा, उसमें जो होंगे वो xk-1 इंटू xk होगा और k जो है हमारा कहीं पे 1 और n के दरमियान है। ये 1 से लेकर n तक हमारे इंटरवल है ना, तो k हमने इनके दरमियान में से कोई नंबर k लिया और केथ सब इंटरवल हमने डिफाइन किया। अब क्या होगा कि ये जो पहला इंटरवल है इसकी वेट है डेल्टा x1 है, दूसरे इंटरवल की डेल्टा x2 है और जो केथ सब इंटरवल है उसकी वेट फिर डेल्टा xk होगी, ठीक है। जिस तरह दूसरे की 2 है तो केथ सब इंटरवल जो केवां सब इंटरवल होगा उसको डेल्टा xk उसकी जो है वो वेट होगी, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा पिक्चर से क्लियर कर देता हूँ कि ये देखें ये हमारे पास a से लेकर हमारा पहला पॉइंट x नाट a था एंड वाला हमारा xn b था। तो हमने क्या किया x1 लिया, x2 और ये देखें ये वाला इंटरवल जो हमारा यहाँ पे कोई xk वाला केथ इंटरवल ये वाला है और उसकी डेल्टा xk है, इसकी वेट डेल्टा xn है, इसकी वेट डेल्टा x2 है और इसकी डेल्टा x1 है। और हर सब इंटरवल से हमने क्या किया कोई ना कोई पॉइंट चूज़ किया, ठीक है। तो जिस तरह के हमने
kth सब इंटरवल जो था उसमें हमने सी के पॉइंट ले लिया। हर इंटरवल से हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है, और जो kth सब इंटरवल है उसमें सी के लिया, ठीक है, उसमें हमने सी के पॉइंट लिया। तो वो जो सी के पॉइंट होगा, जब उस पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें रेक्टेंगल की, उसके रिलेटेड जो रेक्टेंगल, उस इंटरवल में जो रेक्टेंगल बनी हुई थी उसकी हमें वो लेंथ दे देगा, हाइट दे देगा। तो सबको फिर लास्ट पे हमने क्या किया, एरिया कैलकुलेट करने के लिए सब रेक्टेंगल्स के एरियाज़ को हमने सम कर दिया। तो सम की वजह से हमने क्या किया, समेशन इस्तेमाल की, के बराबर 1 से लेकर n तक। और ये देखें हमने सी के को जब फंक्शन में डाला तो हमें एफ ऑफ सी के मिला, और इसकी जो विड्थ थी वो डेल्टा एक्स के थी, केथ सब इंटरवल की। दिस सम इज कॉल्ड रीमान सम आफ्टर द नेम ऑफ बर्नार्ड रीमान। तो एक जर्मन मैथमेटिशियन बर्नार्ड रीमान ने इस आइडिया को कैलकुलेट किया था, बिल्डअप किया था, तो उसी के नाम पर उन्होंने रीमान सम का इसको नाम दे दिया। और ये हमें एरियाज़ को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इंक्रीज करेंगे, जितने हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को ज़्यादा करेंगे, हमारा एरिया उतना ही अच्छा हमें एक्यूरेट एरिया मिलेगा। तो देखें कि अगर हम एरिया, यानी कि एरिया, ये जो हमारे पास अब फार्मूला आया है, अगर हम इस पर लिमिट लगा दें कि एन हमारा इन्फिनिटी तक चला गया, यानी कि हमने इन्फिनाइट बहुत सारी रेक्टेंगल्स को उसमें अप्रॉक्सीमेट किया है, जो एरिया हमने फाइंड आउट करना था उसको हमने इन्फिनाइट रेक्टेंगल्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो देखें हमारा एन जो होगा फिर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और जैसे ही हमारा हमने इसका लिमिट लिया एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो हमारा जो वो एरिया होगा वो हमें रीमान सम की मदद से हमें वो एरिया मिल जाएगा। सिंपल आपने लास्ट पे क्या किया कि लिमिट ले लिया है एन से लेकर इन्फिनिटी तक, कि हमने जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स थी वो बहुत ज़्यादा कर दी, इन्फिनिट कर दी, ताकि हमारा एरिया हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मिले। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर एंड होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह ताला ये जो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है इसको हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से एंड करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।